नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का, अपने परमात्म स्वरूप को पहचानने का। इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा का आश्रय ग्रहण नहीं किया, निज परमात्मा की महिमा को नहीं जाना और निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण नहीं की, इसलिए उस निज शुद्ध आत्मा की ग्रहण करेंगे, शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य से कनेक्ट होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाइए। बहुत गहराई में लक्ष्य को दोहराते हुए सजगता के साथ मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निर्णय करना है।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इस लक्ष्य से कनेक्ट होते हुए पूर्ण समर्पण उद्देश्य के प्रति रखते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं और परावर्तना के लिए तत्पर हो जाइए। महाराज जी आपको पिछले सेशन में जो सुना है उसकी परावर्तना कराएंगे। इस बार आपके सामने जो प्रश्न आएंगे उन वाक्यों के ऊपर विचार करना है। उन वाक्यों के ऊपर कमेंट्स होंगे, उन कमेंट्स के ऊपर आपने विचार करना है और क्यों के साथ वाक्य को सही करना है। विचार करके कहाँ गलती है वाक्य में उसका विचार करके और आपने उसको सुधारना है। प्रश्न नंबर 1, मेरा चित्त इतना चंचल है कि मुझे आज तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। मेरा चित्त इतना चंचल है कि मुझे आज तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। हाँ जी रंजना जी, उदयपुर में। हाँ जी, मेरा चित्त चंचल है और इसलिए नहीं आत्मा का अनुभव, ये वाक्य गलत है बाबा। हाँ ठीक है। मन से अनुभव होगा नहीं आत्मा का, आत्मा से आत्मा का अनुभव होगा। बहुत सुंदर। मन से क्यों नहीं होगा? अरे मन तो जड़ है ना, तो जड़ से चेतन का अनुभव कैसे? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल टू दी पॉइंट आंसर हो गया है। सबको समझ में आ गया होगा कि चित्त जो है वो जड़ है और जड़ से जड़ का भी अनुभव नहीं होता। जड़ जो है जड़ को स्वयं को भी नहीं जानता और इसलिए चेतन से ही चेतन का अनुभव होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब प्रश्न नंबर 2, पर को जानना ही प्रॉब्लम है। एक है स्व और एक है पर को जानना ही प्रॉब्लम है। हाँ जी रेणु जी बोलिए। पर को जानना अगर प्रॉब्लम हो तो विग्रह भगवान जो अरिहंत परमात्मा है वो तो सारे जगत तीनों लोगों को जान रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये वाक्य सही है या गलत है? पहले तो ये बताएं कि वाक्य सही है या गलत है। पर को जानना प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नंबर 1 की वाक्य आपका जो ये वाक्य जो है गलत है। नंबर 2 कि क्यों बताना होगा, ये वाक्य में गलती क्या है, इसको सुधार कैसे करेंगे। आत्मा को ही आत्मा से जाना जा सकता है। ठीक है। पर का कोई रोल ही नहीं है। नहीं, पर अब यहाँ पे ये है कि पर को जानना ही प्रॉब्लम है, अपने का प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर पर में होता क्या है? पर में हमारा ज्ञान जाता है या नहीं जाता है? पर में जाता है, उसको जानना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस करना अपना हाँ को करना। बिल्कुल। यानी आपने सही जवाब दिया अब कि पर को जानना प्रॉब्लम नहीं है, पर में अटकना, पर में रुचि लेना, पर में तन्मय हो जाना, पर में तल्लीन हो जाना वो समस्या है, वो हमारे दुख का कारण है। और क्योंकि केवली भगवान अपने केवल ज्ञान के अंदर लोकालोक को जानते हैं। लोकालोक उनके जानने में आता है, लोकालोक उनके जानने में आता है। कहने में भले ही आता हो लोकालोक देखते हैं, लेकिन आपको लास्ट सेशन से बिल्कुल क्लियर हो गया कि केवली भगवान को लोकालोक जानने में आता है। और इसलिए केवली भगवान को लोकालोक जानने में आता है, लेकिन उनका कहना चाहिए उपयोग वहाँ अटकता नहीं है। जानते हैं पर अटकते नहीं हैं। यानी ये बात सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी कि पर में ज्ञान का अटकना ही समस्या है, पर को जानना समस्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आएगा। ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आएगा।
महाराज जी मैं पिंकी। हाँ जी पिंकी जी बताइए। ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आएगा ये। हाँ जी महाराज जी। हाँ जी करेक्ट है, करेक्ट है। क्यों बताना है, क्यों बताइए? क्योंकि हाँ बराबर है, ठीक है। अवस्था में ही सत्ता हाँ हम जान सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अवस्था से ही सत्ता को जाना जा सकता है। अवस्था रूप ज्ञान में से ही सत्ता रूप ज्ञान जो है, यानी अवस्था जो है जिसमें आपने सुना वर्तमान काल की अवस्था, इसको वर्तमान कहते हैं। और जो सत्ता है वो तीनों काल में टिककर रहती है, यानी अवस्था से सत्ता को जाना जा सकता है। तो ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आता है, ये एकदम कॉन्सेप्ट में बिल्कुल बिठा देना होगा। यानी इतनी अच्छी तरह से बिठा दोगे उतना आगे का मार्ग समझना आसान हो जाएगा। कोई प्रश्न हो किसी को तो बीच में पूछ सकते हैं, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। महाराज साहब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जैसे पहले हमने सुना था कि अवस्था में ही सत्ता छुपी हुई है, या जैसे ठीक है, वही बात हो गई। वही बात हो गई, बात तो वही है ना। तो अवस्था से सत्ता को जाना जा सकता है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मुझे सिर्फ संयोग ही प्रकट है। संयोग, मुझे सिर्फ संयोग ही प्रकट है। महाराष्ट्र मैं बताऊं? हाँ जी उषा जी बता दीजिए। हाँ जी उषा जी बता रहे हैं। बोलिए उषा जी। महाराष्ट्र ये सेंटेंस गलत है, अधूरा है, क्योंकि मुझे संयोग से प्रकट संयोगी भाव प्रकट है। बिल्कुल सुंदर है। एक शब्द है संयोग और दूसरा है संयोगी भाव। संयोग से अभिप्राय आपने अच्छे से समझ लिया कि जो भी कर्म फल से आपको प्राप्त है वो सब संयोग है, चाहे शरीर, एक घर, एक परिवार, रिश्ते नाते, पदार्थ आदि जो मिले हैं, पद प्रतिष्ठा आदि, ये सब संयोग है। और उस संयोग के केवल सत्ता प्रकट है ऐसा नहीं, साथ में संयोगी भाव। संयोगी भाव यानी राग और द्वेष जो मिला है, उसमें राग द्वेष करने का जो विकल्प उठता है वो भी क्या है, वो भी प्रकट है। यानी संयोगी भाव यानी शुभाशुभ भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव ये भी प्रकट है, और इसलिए आंसर बिल्कुल सही है। अब 5वां प्रश्न, आत्मा से आत्मा ही जानने में आ रहा है। विपुल बोल रहे हैं। हाँ जी विपुल जी बोलिए। हमारे आत्मा से जो आत्मा का जो अवस्था रूप ज्ञान है, उससे ही सत्ता रूप जो ज्ञान है वो जानने में आता है। हाँ वो पर्याय वो अपने ही स्व का ही लक्ष्य कर लेगी, स्व में उपयोग अपना अंतत्व में चला जाएगा, पर में नहीं अटकेगा, स्व की ओर ही लौट आएगा। राइट रॉन्ग नहीं, आत्मा से ही आत्मा। हाँ ये वाक्य सही है। आत्मा से ही आत्मा ही जानने में आता है, हाँ जी, है ना, वाक्य सही है। और क्यों सही है? क्योंकि आत्मा से ही आत्मा का अनुभव होता है, इसलिए वाक्य बिल्कुल सही है, उसमें सुधार की अपेक्षा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, सत्ता रूप ज्ञान में शरीर जानने में आ रहा है। सत्ता रूप ज्ञान में शरीर जानने में आ रहा है। मतलब मैं ट्राई कर सकती हूँ यहाँ पर। लास्ट टाइम मैं हाँ जी एनी, हाँ बोलिए। जी महाराज साहब, तो सत्ता रूप ज्ञान में क्वेश्चन था, सत्ता रूप ज्ञान में शरीर जानने में आ रहा है। राइट और रॉन्ग? ये वाक्य तो हमारे साथ ठीक है कि शरीर जानने में आ रहा है, पर सत्ता में नहीं जानने में आ रहा, अवस्था में जानने में आ रहा है। इसलिए मतलब जो एक समय की पर्याय है उसमें जानने में आ रहा है। ये वाक्य ठीक है। यानी अवस्था में शरीर जानने में आ रहा है। अवस्था रूप जो ज्ञान है, जो एक एक समय की पर्याय वाला ज्ञान है, उसके अंदर ये शरीर जानने में आ रहा है। सत्ता में ये शरीर जानने में नहीं आ रहा। यानी बिल्कुल इसकी आपको अंदर में पूरी कंफर्मेशन हो जानी चाहिए कि जो कुछ भी जानने का कार्य हो रहा है वो किसमें हो रहा है, अवस्था में। अवस्था में ही सारा फंक्शन होने वाला है। जब भी आत्मा अनुभव में आएगा, जब आत्मा की अनुभूति होगी तो कहाँ पर होगी?
अवस्था में होगी, सत्ता में नहीं होगी। यानी सत्ता का ही अनुभव करेंगे किसमें? अवस्था में। यानी ये बात अंदर में फिट करनी है कि जो कुछ भी दिखाई देगा, जो कार्य होता है, वो सब पर्याय में होता है, अवस्था में होता है, एक समय में होता है। और इसलिए बात आपको क्लियर हो गई कि सत्ता रूप ज्ञान में शरीर जानने में नहीं आता, अवस्था रूप ज्ञान में शरीर जानने में आता है। क्वेश्चन नंबर 7। सब इस पे एक और बात जो मैंने अपने दिमाग में बिठाई कि सत्ता तो वैसे की वैसी ही टिक के रहती है, उसमें तो कुछ होना ही। इस बात से थोड़ा तो वो मतलब पॉइंट है कि शायद लोगों को भी हेल्प करे कि सत्ता वैसे की वैसी रहती है, उसमें कुछ चेंज नहीं होता। तो चेंजेस अवस्था और पर्याय में होते, क्योंकि सत्ता जो है त्रिकाल शब्द है, इतना सुंदर शब्द को जब आप समझेंगे ना, शब्द की महिमा, तो भी बहुत कुछ समझ में आ गया। स्वरूप त्रिकाल, तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जिसमें किसी प्रकार का कहना चाहिए, जिस सत्ता में कुछ होता नहीं, यानी सत्ता में कोई फंक्शन होता नहीं है, वो तो केवल अपने स्वरूप में है, वो जैसा है वैसा ही है, उसमें कुछ नहीं होता, उसका नाम सत्ता है। और जो कुछ भी होता है वो अवस्था में होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बहुत थोड़ा इसमें ट्रिगर है, थोड़ा विचार करके जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 7, ज्ञान जब तक शब्द रूप नहीं होगा, ज्ञान जब तक शब्द रूप नहीं होगा, तब तक शब्द जानने में नहीं आएंगे। हाँ जी रीटा, हाँ जी रीटा जी बोलिए। मेरे को बोलो। हाँ रीटा जी बोलिए। खानदानी महाराज साहब। हाँ जी महाराज साहब, शब्द तो जानने में सुनने से भी आते हैं महाराज जी, शब्द रूप नहीं होता, ज्ञान शब्द रूप होता ही नहीं है। और इस वाक्य को पहले गलत राइट है कि रॉन्ग? राइट है कि रॉन्ग? वाक्य गलत है। ज्ञान जब तक शब्द रूप नहीं होगा, ये गलत है महाराज जी, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का चैतन्य है, वो शब्द तो जड़ है, बिल्कुल तो नहीं होगा, ये गलत होगा है ये। अच्छा, बहुत सुंदर। और कोई इसको और इसको कौन बताएगा अच्छे से? और हमारे साथ मैं अनु बोल रही हूँ। हाँ जी अनु जी मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द है वो माध्यम है ज्ञान लेने का। अच्छा, ज्ञान का माध्यम है। और ज्ञान वैसे भी हो सकता है, शब्दों से ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा, दो तरह की बात हो गई अनु जी। शिल्पी, शिल्पी आप बताओ। करने में कि मतलब ज्ञान तो असंग है, तो वो शब्द तो हो नहीं सकता, तो और शब्द से ही ज्ञान होगा वो भी नहीं, क्योंकि शब्द को नहीं जानते। ज्ञान से ज्ञान होता है और ज्ञान आत्मा का होता है, और ज्ञान आत्मा में ही होता है, ज्ञान आत्मा से ही होता है, ज्ञान शब्द में या शब्द को शब्द उसमें नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है। यानी सबको समझ में आ जाए कि शब्द जो है, ज्ञान कभी भी शब्द रूप नहीं होता, क्योंकि शब्द क्या है? जड़ है। इतना क्लैरिटी वाला ये अंदर में बिठाना होगा, एकदम अंदर में डीप चला जाए कि शब्द जो है वो जड़ है, जड़ से कभी ज्ञान होता नहीं है, और जो ज्ञान होता है वो ज्ञान से ही ज्ञान होता है, आत्मा से ही ज्ञान होता है, और कभी भी शब्द जो है वो ज्ञान रूप होंगे नहीं, और ज्ञान कभी भी शब्द रूप होगा नहीं, क्योंकि हमने पहले ये बात को स्वरूप के अंदर 6 पॉइंट्स के अंदर इस बात को अच्छे से घोट लिया था कि ज्ञान जानता है पर किसी के पीछे जाता नहीं है। ज्ञान जानता है पर किसी के पीछे नहीं जाता। इसका मतलब ये हो गया कि ज्ञान की सत्ता जो है पूरी स्वतंत्र है, किसी के पीछे जाने वाली उसकी सत्ता नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, इसको बहुत आसान है, कोई भी इसका उत्तर बहुत सोच करके दे सकता है। जो नए लोग हैं बिल्कुल ट्राई करें। प्रत्यक्ष सद्गुरु मुझे आत्मा का अनुभव अवश्य कराएंगे। हाँ जी सुरेश जी। प्रत्यक्ष सद्गुरु भी बेसिकली पर में चले जाने की बात है, तो आत्मा का अनुभव तो आत्मा से ही होगा। और ज्ञान और ज्ञान, मैं ज्ञान और आत्मा बेसिकली, तो पर कोई ऐसा नहीं जो मुझे ज्ञान दे सके। ज्ञान मेरा अपनी सत्ता का ज्ञान है। ठीक बात है। सद्गुरु
दे सकते, जैसा आपने बताया था। ठीक है, बहुत सुंदर। सुरेश ने बात को, पॉइंट को अच्छे से पकड़ करके अंदर में जमा लिया है, ऐसा लगता है। यानी प्रत्येक सदगुरु मुझे आत्मा का अनुभव अवश्य कराएंगे, ये वाक्य में सुधार की अपेक्षा है। मुझे प्रत्येक सदगुरु आत्मा का अनुभव नहीं कराएंगे, आत्मा से ही आत्मा का अनुभव होता है, पर से आत्मा का अनुभव नहीं होता। यानी इसको अंदर में जमाना है इस बात को कि पर यानी कोई शब्द, पर यानी कोई गुरु, पर यानी कोई शास्त्र मुझे आत्मा का अनुभव नहीं करा सकता। इसलिए आत्मा का अनुभव जो है वो पर से नहीं होता, आत्मा से आत्मा का अनुभव होता है। जो हम उद्देश्य के प्रति जागृत होते हैं, समर्पित होते हैं, तब जो हम निर्णय करते हैं, तब जो निर्णय करते वो तो है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। अब उस मूल निर्णय के लिए जो हमने पिछले सेशन में जो निर्णय किए थे उसको एक बार दोहरा रहे हैं ताकि हम आगे जाने के लिए थोड़े और तैयार हो जाए। जो हमने पिछले सेशन में जाना था उसके 4 निर्णय को पक्का करते, वैसे तो बहुत लोगों को पक्के ही होंगे तो और उनके समझ आ जाएगा, जिनका निर्णय अभी तक नहीं हुआ होगा, पक्का नहीं हुआ होगा, तो उसको दोहराते हुए अब हम आगे जा रहे हैं। नंबर 1 निर्णय हमने किया था कि ज्ञान मेरा है। अब मेरा शब्द बोला, आत्मा का नहीं बोला हमने, और नजदीकी आ जाए उस चीज के लिए निर्णय पक्का किया। नंबर 1 पे ज्ञान मेरा है, मेरा बोलने पे और नजदीकी आ गई। ज्ञान आत्मा का है तो लगता दूसरा तीसरा आत्मा, ज्ञान मेरा है और मैं ही क्या हूँ, ज्ञान हूँ। नंबर 2 का निर्णय पक्का किया था हमने कि मैं जानता हूँ। अब ज्ञान जानता है नहीं बोल रहे और नजदीकी कर रहे अपने आप से, मैं जानता हूँ। ज्ञान जानता है ऐसा नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, ये निर्णय हमारा पक्का है नंबर 2 पे। नंबर 3 का निर्णय है कि सिर्फ मैं जानता जानता ही नहीं हूँ, मैं जानने वाला तत्व हूँ। अब देखिए, मैं जानता हूँ बोलने पे जोर आना चाहिए। जोर कब आएगा, बल कब आएगा इस बात को बल तब मिलेगा जब हम ये अंदर में पक्का कर रहे होंगे कि मैं जानने वाला हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं करने वाला नहीं, मैं जानने वाला ही हूँ। विश्व में एकमात्र मैं ही ऐसा हूँ जो जानता हूँ और जानने रूप भी टिक कर रहता हूँ, जानने रूप टिक कर रहता हूँ, इसलिए मैं जानने वाला तत्व हूँ। तत्व का मतलब है जैसे है वैसा ही मैं टिक कर भी रहता हूँ। और नंबर 4 पे हमने पक्का निर्णय किया कि जो जानने वाला ज्ञान है, परावर्तना में भी आपको पक्का हो गया, जो जानने वाला ज्ञान है उस ज्ञान को हम क्या बोलते हैं, अवस्था रूप ज्ञान। और वो अवस्था रूप ज्ञान, जानने वाला ज्ञान, जो जानता है वो आज से कल से परसों से नहीं, वो मेरा अनादि अनंत कार्य है। जानना ये मेरा अनादि अनंत कार्य है, ये अनथक कार्य है, ये निरंतर कार्य है। यानी ये 4 पक्के निर्णय फिर से एक बार अपने अंदर में आपने बिठा लेने हैं। ज्ञान मेरा है, मैं जानता हूँ, मैं जानने वाला तत्व हूँ। और जानने वाला ज्ञान यानी अवस्था रूप ज्ञान, वह मेरा कार्य कब से है, अनादि अनंत मेरा ये कार्य है। और अब हम निर्णय करने जा रहे हैं जो भगवान ने कहा, संपक्खे अपग मप्प एनम। आत्मा से आत्मा को जानना है। क्यों? क्योंकि आत्मा को ही जान रहा है। अब ये रहस्य है,
आत्मा से आत्मा को जानना है, ये तो स्टेटमेंट है। आत्मा से आत्मा ही जानने में आ रहा है, ये रहस्य आज हम पकड़ने वाले हैं। ज्ञान से ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ये आज हम समझने वाले हैं कि आत्मा से आत्मा ही कैसे जानने में आता है। ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। और अब आप देखिए, हम शब्द क्या कहते हैं? हम शब्द ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति मेरे जानने में आ रहा है। बोलते तो ये है ना हम कि ये पेन मेरे जानने में आ रही है, ये वस्तु मेरे जानने में आ रही है, ये शब्द मेरे जानने में आ रहे हैं। ऐसा हम क्या करते हैं? बोलते हैं। यानी ऐसा हम बोलते ही नहीं, ऐसा हमें लगता भी तो है कि मैंने इस पेन को जाना, मैंने इस पॉकेट को जाना, मैंने इस वस्तु को जाना, मैंने इस व्यक्ति को जाना, और तो और सूक्ष्म जाओगे तो मैंने इस भाव को जाना। ऐसा भी तो हम बोलते हैं। यानी हम बोलते हैं कि मैंने अमुक को जाना, और हमें लगता भी ऐसा है कि हम क्या कर रहे हैं? अमुक को जान रहे हैं। तो क्या ये सब जानने में आ रहे हैं या आत्मा जानने में आ रहा है? ये बात हमें समझनी है। क्या बात समझनी है? समझ आ रहा है कि ये सब चीजें मुझे जानने में आ रही है या मुझे आत्मा जानने में आ रहा है? ये जानने वाला ज्ञान ये वस्तु को जान रहा है, शब्द को जान रहा है, भाव को जान रहा है, क्रिया को जान रहा है, या ये सत्ता स्वरूप को जान रहा है, या ये त्रिकाली को जान रहा है? जहाँ भगवान कहते कि आत्मा से आत्मा ही जानने में आता है, ज्ञान से ज्ञान ही जानने में आ रहा है। पर हमें तो लगता क्या है कि मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना। और इसलिए अब हम निर्णय जो पिछले सेशन में कर रहे थे, प्रकट से अप्रकट की तरफ कैसे आना। जो प्रकट है, जो मुझे लग रहा है कि मैंने इसको जाना, और भगवान कहते कि नहीं, तुमने तो आत्मा को जाना, भगवान कहते तुमने तो ज्ञान को जाना। पर हमें तो ऐसा लग नहीं रहा। हमें तो लग रहा है मैंने पुस्तक को जाना, मैंने शब्द को जाना, मैंने व्यक्ति को जाना, मैंने भाव को जाना। हमें लगता भी ऐसा है और हम कहते भी ऐसा ही है, कहते भी हम ऐसा ही हैं। परंतु इसी का रहस्य पकड़ने के लिए हमने 3 स्टेप्स जानने थे, और वो 3 स्टेप्स किसके लिए थे? प्रकट से अप्रकट की तरफ कैसे आया जाए। जो हमें स्थूल में दिखाई दे रहा है उससे सूक्ष्म की तरफ कैसे आया जाए। कैसे समझे कि अवस्था में सत्ता जानने में आ रही है। कैसे माने कि ये जानना जो है वो इस त्रिकाल को जान रहा है। कैसे जाने कि इस वर्तमान के अंदर ये त्रिकाली जानने में आ रहा है। और उसके लिए 3 स्टेप्स हमने समझी थी, और उसमें से 2 स्टेप्स हमारी हो चुकी है। याद होगा सबको। उसकी परावर्तना महाराज जी ने शायद जानबूझ के नहीं कराई आपको, ताकि आपको ये अपने से याद रहे। फर्स्ट नंबर स्टेप थी जो आपको समझ ही आ रही होगी, जानने में भी आ रही होगी। याद आ रही किसी को? पहला स्टेप क्या था? हाँ जी नमिता जी। जो महाराज जी, जो जानने में आ रहा है ज्ञान उसका नहीं है, ज्ञान मेरा। बहुत सुंदर। यानी जो जानने में आ रहा है ज्ञान उसका नहीं है, ज्ञान मेरा है। यानी पहले स्टेप के अंदर हमने प्रश्न पूछा था अपने आप से कि क्या जो जानने में आ रहा है ज्ञान उसका है, और हमने शब्द का उदाहरण लिया था कि क्या जो शब्द जानने में आ रहे हैं तो क्या ज्ञान शब्द का है। क्योंकि कहते तो हम ऐसे ही हैं, मुझे शब्द का ज्ञान हो रहा है, मुझे शास्त्रों का ज्ञान हो रहा है। तो क्या ज्ञान शब्द का है, क्या ज्ञान शास्त्र का है? तो पहले नंबर पे सबको हो रही है क्लैरिटी। यदि किसी को इसी बात पे शंका हो तो अभी अटक जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बात आज हम जानने जा रहे हैं, इतना बड़ा रहस्य पकड़ में आना चाहिए। उसके लिए छोटी छोटी बातें यदि नहीं समझ आई होगी तो हम बाद में अटक जाएंगे। इसलिए हम बारंबार इसको दोहरा के अंदर में इसकी घुटाई कर लेते हैं कि जो जानने में आ रहा है ज्ञान उसका नहीं है। ज्ञान किसका है? आत्मा का है। ज्ञान किसका है? मेरा है। और स्टेप नंबर 2 पे था।
स्टेप नंबर 2 पे था, याद आ रही? स्टेप नंबर 2 किन्हीं को कौन बताने वाला है? हाँ जी, अनिल जी बताएंगे। हाँ, जो जानने में आ रहा है उसे जानने वाला कौन है? कौन? जानने वाला अवस्था रूप ज्ञान। ये तो अब सबको पक्का हो गया कि जानने वाले ज्ञान का नाम क्या है? अवस्था रूप ज्ञान। और हमने आपको बारंबार बताई ये बात कि ज्ञान दो तरह के नहीं हैं। ये समझने के लिए हम इसको दो भाग कर रहे हैं, मात्र दो भाव पकड़ने के लिए। वैसे ज्ञान एक ही है, ये मत भूलना। समझने के लिए भेद करने पड़ते हैं, पर याद रखिए अनुभव जो होता है वो अभेद का होता है, भेदों का अनुभव नहीं होता। इसलिए समझने के लिए भेद है, अनुभव में क्या आने वाला है? अभेद ज्ञान आने वाला है। स्वरूप कैसा है? अभेद है। पहला ही हमारा स्वरूप का नाम था, अभेद स्वरूप है। मात्र समझने के लिए भेद है। तो अवस्था रूप ज्ञान जो है वो जानने वाला ज्ञान है। और हमने दो बातें यहाँ क्लियर की थी कि जैसे शब्द जानने में आया तो क्या शब्द ज्ञान में आया? शब्द जानने में आया तो क्या शब्द ज्ञान में आया? नहीं आया, क्योंकि ज्ञान में तो किसी का प्रवेश ही नहीं है। सत्ता में तो है सो नहीं, परंतु पर्याय में भी, अवस्था रूप ज्ञान में भी किसी का प्रवेश नहीं है। इसलिए ज्ञान जानने में आया, परंतु ज्ञान कहाँ नहीं आया? जो शब्द जानने में आया, परंतु शब्द कहाँ नहीं आया? शब्द का प्रवेश ज्ञान में नहीं हुआ। और नंबर 2 पे हमने क्लियर कर लिया था कि ज्ञान शब्द के पीछे गया नहीं है, ज्ञान शब्द रूप भी हुआ नहीं है। यहाँ तक की बात सबको अच्छे से समझ आ गई है, सबको अच्छे से पता लग रही है। यहाँ तक की बात, 2 स्टेप सबको क्लियर हैं। यदि किसी को कोई किंचित मात्र भी डाउट है तो अभी रुक के पूछ सकते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे तब हम इसको गहरा करने वाले हैं। तीसरे स्टेप पे इतनी गहराई है, इतनी सूक्ष्मता है, और उसके लिए यदि ये स्टेप कच्चे रह जाएंगे तो हमारा निर्णय पक्का नहीं हो पाएगा। इसलिए ये 2 बातें समझ आ गई हैं सबको। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पर। किसके लिए ये 3 स्टेप जान रहे हैं हम? प्रकट से अप्रकट की ओर आने के लिए। क्यों आना है हमें प्रकट से अप्रकट की ओर? क्योंकि हमें ये रहस्य जानना है कि ज्ञान से ज्ञान ही जानने में आता है, ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, आत्मा आत्मा को ही जान रहा है। ये बात हमें पकड़ में आनी चाहिए। और इसलिए स्टेप नंबर 3 है। तीसरे स्टेप पे उदाहरण अपना याद रखिए, शब्दों वाला उदाहरण हमारा चल रहा है। शब्दों वाला उदाहरण एकदम प्रैक्टिकल वर्तमान का हमने लिया है। और तीसरा स्टेप है जानने में आना, अर्थात क्या, यानी इसका मतलब क्या है। जब शब्द अंदर आए नहीं ज्ञान में, और ज्ञान शब्द के पीछे गया नहीं है, और फिर हम ये कहते हैं कि शब्द जानने में आता है, तो ये शब्द जानने में आया, इसका मतलब क्या है? अर्थात क्या हुआ है? ये जो क्या हुआ है ये अब हमें पकड़ना है। हम कहते जानने में आया शब्द, जानने में आए भाव, तो जानने में आना यानी क्या? ये 2 चीजें तो क्लियर हो गई कि वो चीज अंदर आती नहीं और ये अंदर की चीज बाहर निकलती नहीं। अंदर का ज्ञान बाहर निकलता नहीं और बाहर की चीज अंदर में आती नहीं, तो फिर होता क्या है, हुआ क्या है, वो हमें समझना है। और उसको समझने के लिए अब हम क्या करेंगे कि क्या हुआ, यानी क्या हुआ का मतलब शब्द कैसे जानने में आया। जब शब्द ज्ञान के अंदर नहीं आया, ज्ञान उस शब्द के पीछे नहीं गया, ज्ञान शब्द रूप भी नहीं बना, और फिर हम कह रहे कि मैंने शब्द को जाना, तो इसका हार्द क्या है, इसका भाव क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान के अंदर, अब वो कौन सा ज्ञान है वो याद रखना है आपने, अवस्था रूप ज्ञान। वो जो ज्ञान की पर्याय जानना अवस्था रूप ज्ञान है, उसमें शब्द की झलक पड़ी है, शब्द नहीं आया। झलक का मतलब है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब है रिफ्लेक्शन या
अक्स पढ़ना भी कहते हैं। 4 शब्द समानार्थी हैं, जिस शब्द से आप रिलेट कर पाओ वो शब्द आप पकड़ के रखना कि शब्द की झलक पड़ी है किसके अंदर, अवस्था रूप ज्ञान में, जानने जानने वाला जो ज्ञान है उसमें। यानी शब्द तो आया नहीं, तो शब्द की क्या पड़ी है, झलक पड़ी है। झलक का मतलब प्रतिबिंब पड़ा है, प्रतिबिंब का मतलब रिफ्लेक्शन पड़ा है, या उसका अक्स उसके अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ तक की बात समझ आ गई कि शब्द जानने में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि शब्द नहीं आए हैं ज्ञान में, ज्ञान भी शब्द रूप नहीं हुआ है, उस शब्द के पीछे नहीं गया है, तो मात्र क्या घटना घटी है, प्रतिबिंब पड़ा है, शब्द का रिफ्लेक्शन आया है। अब हमें कुछ निर्णय करने हैं, सबने मिलकर करने हैं और बहुत सूक्ष्मता से करने हैं। सब अपनी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, कोई किसी को समझाने वाला या नहीं, सब आप अपनी जिम्मेदारी से समझने के लिए बैठे हैं कि ये जो शब्द की झलक आई है, अब बहुत गहरे में जाके निर्णय करना है कि ज्ञान में जो शब्द का प्रतिबिंब पड़ा है वो क्या चीज है। प्रतिबिंब पड़ा, यहाँ तक एग्री हो गए आप सब, रिफ्लेक्शन आ गया, यहाँ तक पता लग गया। अब हम और आगे जा रहे हैं, और हम आगे जा रहे हैं। यदि किसी ने कुछ पूछना है तो विराम ले 5 सेकंड। चलिए, सभी समझ के घनपिंड है, सबको समझ आएगा, सबको समझ आने ही वाला है। और इसलिए हम आगे जा रहे हैं कि ज्ञान में जो शब्द का प्रतिबिंब पड़ा है वह क्या है, ज्ञान में शब्द का जो प्रतिबिंब पड़ा है वो क्या है, उसको पहचानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसे जानने के लिए 4 ऑप्शन ले रहे हम लोग। 4 तरह के ऑप्शन है चिंतन के लिए। आप चाहे हाँ और ना के रूप में माइंड में उसका आप हाँ और ना कर लेना, किन्हीं को कागज पेन पे करना है तो कर लेना, परंतु अभी बोलना नहीं है, अभी सिर्फ उसको समझने के लिए 4 ऑप्शन है। किसे समझने के लिए कि जो शब्द का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ा है, जो रिफ्लेक्शन आया है, वो क्या चीज है, वो क्या चीज है, उसे समझने के लिए 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, क्या वह शब्द का आकार है। बहुत अच्छे से सबने अपना अपना निर्णय करते जाना है अंदर में, बाद में हम सब मिलकर इसे सम अप करेंगे, चिंतन के साथ करेंगे। क्या वह शब्द का आकार है जो शब्द का रिफ्लेक्शन ज्ञान में पड़ा है। नंबर 2, क्या वह शब्द जैसा आकार है। पहला था शब्द का आकार, नंबर 2 पे आ रहा है शब्द जैसा आकार। नंबर 3, क्या वह ज्ञान का आकार है। नंबर 4, क्या वह ज्ञान ही है। चलिए, आप अपने अपने उत्तर अपने अपने माइंड में रखिए, और जो भी 2 पार्टी होगी इसके अंदर, हाँ और ना वाली, जो हाँ वाले होंगे वो भी अपना लॉजिक बता सकेंगे, जो ना वाले होंगे वो भी बता सकेंगे। पर चिंतन अब हम सब मिलके करेंगे एक धारा में। चिंतन किसका कर रहे हैं कि जो शब्द जानने में आया है, जो शब्द का रिफ्लेक्शन ज्ञान में पड़ा है, नंबर 1, क्या वह शब्द का आकार है। अब इसमें 2 पार्टी तो होगी चिंतन के अंदर, हाँ वाले भी कुछ लोग होंगे, ना वाले भी कुछ लोग होंगे। तो जो हाँ वाले हैं कि ये शब्द का आकार है, जो हाँ वाले हैं वो अपना क्यों बता सकते हैं। जिन्होंने भी हाँ समझा होगा इस चीज को, हाँ माना होगा इस चीज को, वो अपना लॉजिक बता सकते हैं। कोई भी एक जना बताना चाहे, बहुत सारे लोग होंगे हाँ वाले भी, या कोई भी नहीं है हाँ वाला। अरे वाह, कोई भी हाँ वाला नहीं है इसमें। हाँ जी महाराज जी, चंद्रा बोल रही हूँ। मैंने हाँ सोचा था इसमें। हाँ जी, तो इसका ये सोचा, आकार अगेन इज ओनली अ रिफ्लेक्शन। वी आर टॉकिंग, अपने रिफ्लेक्शन की ही बात कर रहे हैं। ज्ञान
खुद नहीं है क्योंकि ज्ञान का प्रवेश नहीं है। ये आकार जस्ट रिफ्लेक्शन, दैट्स व्हाई आकार मुझे सही लग रहा था। सही लग रहा था। और कोई है लॉजिक किन्हीं के पास? हाँ वालों में कोई है? और कोई इनसे अन्यत्र किन्हीं का लॉजिक है हाँ वालों में? इसका मतलब सबने नाम है, लिस्ट में नाम है सबका, ये मान लेती हूँ मैं, सिर्फ चंद्रा जी के अलावा। या कोई चंद्रा जी ने साहस किया और किसी ने साहस नहीं करना, ऐसा तो नहीं है। कोई बात नहीं, ये चिंतन है हमारा, इसी से हमारा करेक्शन होगा। या वह शब्द का आकार है या नहीं है। तो नहीं वालों के पास क्या लॉजिक है? इतने सारे नहीं वाले हमारे पास, नहीं वालों के पास क्या लॉजिक है? हाँ जी महर्षि, मेरे को भी यस लग रहा है। लग रहा है, पक्का निर्णय नहीं है उषा जी? क्योंकि ना शब्द अलग अलग होते हैं और हर एक अलग अलग शब्द का रिफ्लेक्शन होगा और वही पहचानने में आएगा जो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक बात है। और कोई है हाँ वाला या फिर ना वाले लोग भी अपना एक दो लोग अपने लॉजिक बता सकते हैं? नंदिता जी। हाँ प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, आकार शब्द ही इन इट सेल्फ बोलता है कि भाई ये ज्ञान नहीं है। ठीक बात है। यानी नंदिता जी आप ये कहना चाहते हो कि जब शब्द का प्रवेश नहीं है उसके अंदर, तो जो शब्द का आकार है वो भी तो शब्द में ही है ना? आपका भाव ये है कि शब्द का जो आकार है वो भी शब्द में ही है। तो शब्द का हाँ अंजी नहीं, हाँ, जो शब्द का जो प्रतिबिंब पड़ता है अगर उसमें आकार होता, मतलब अगर हम उसको, क्योंकि हम बोल रहे ज्ञान का ही प्रतिबिंब इसमें झलक रहा है, शब्द का प्रतिबिंब झलक रहा है। हाँ, तो फिर ज्ञान तो रूपी हो जाएगा ना। अच्छा ठीक बात है। तो ज्ञान रूपी कैसे हो सकता है? हाँ, ज्ञान अरूपी है। इस शरीर को ही एक तरह से ये मेरी मिथ्या मान्यता की है कि ये मेरा है। जब इस रूपी को ही हमने नकार दिया तो फिर शब्द को हम कैसे आकार स्वीकार करेंगे? ठीक बात है। और कोई लॉजिक है किन्हीं का नंदिता जी के अलावा, जो जिन्होंने भी नई में अपना ओपिनियन रखा है उनके पास लॉजिक तो होगा कि ना का क्या लॉजिक है? क्योंकि जब तक ये निर्णयात्मक नहीं होगा, बताने के लिए तो हम एक पल में आपको बता देंगे उत्तर, ऐसे उत्तर बताने से निर्णय नहीं होंगे सबके। इसलिए जब तक थोड़ा उहापोह इसमें नहीं करेंगे, थोड़ा चिंतनात्मक गहरा इसको नहीं करेंगे, तब तक हमारे निर्णय अपने से अंदर के निर्णय नहीं हो पाएंगे। तो और किसी ने बताना है इसमें? मतलब शब्द को हमने जड़ माना है तो उसको हम कैसे वो कर सकते हैं? कैसे, क्या करना है अपने शब्द को? मतलब शब्द को हम जड़ मान रहे हैं। हाँ जी। तो फिर वो कैसे आप मतलब प्रतिबिंब में मतलब जड़ ही दिखाई देगा ना हमारा सब? अच्छा, जड़ ही दिखाई देगा। ठीक बात है। और कोई उत्तर है किन्हीं के पास? महाराज साहब, हाँ, जो नाम ही कि क्या वे शब्द का आकार है, तो ऐसे आकार तो नहीं आता। तो कितनी फास्ट कोई बोल रहा है या स्लो बोल रहा है, तो आकार तो नहीं ऐसे होते। कभी कभी हम शब्द सुनने में मतलब जानने में कुछ और आते हैं, बट उसकी जो एक एहसास किया जाए या उसका एक वो कुछ और होता है। मतलब उसमें कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री। हाँ, ठीक बात है। यानी कुल मिला के ये हुआ जो मैं आप लोगों को समझ पा रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी सुरेश जी। स्थूल चीज की पड़ सकती है ना, अगर कोई स्थूल चीज नहीं है तो उसकी झलक कैसे पड़ेगी? अच्छा ठीक बात है। झलक की बात करते हैं। हाँ हाँ हाँ, यानी देखिए जो ज्ञान है वो ज्ञान अरूपी है, नंबर 1। ठीक है, जो अरूपी होते हैं उनके भी आकार होते हैं। पहले ये हम करेक्शन कर ले अपने आप से कि अरूपी के भी आकार होते हैं। आत्मा अरूपी है, आत्मा का भी आकार है, वो तो हमें इंद्रियों से नहीं दिखता है इसलिए हम उसे निराकार बोल देते हैं, पर आत्मा का आकार है। आत्मा का आकार है तो ज्ञान का भी अपने आकार है, अरूपी का भी अपना क्या है, आकार होता है। दूसरी बात जो सुरेश जी कहना चाहते हैं कि स्थूल चीज का ही स्थूल में प्रतिबिंब पड़ेगा, परंतु ये जो चीज अरूपी है तो अरूपी चीज के अंदर हर चीज झलकने के लिए
क्योंकि वो इतनी निर्मलता है उसमें। झलक कब पड़ती है? जब निर्मलता हो। तो ऐसी निर्मलता ज्ञान की है कि उसमें सबकी झलक पड़ती है, हर चीज के आकार बनते चले जाते हैं, तभी तो भाव जानने में आते हैं, तभी तो राग द्वेष जानने में आते हैं। शब्द तो बहुत स्थूल चीज हो गई, परंतु जड़ चेतन सब कुछ जानने में आता है। तो जो जानने में आ रहा है, जैसे शब्द जानने में आ रहे हैं, तो हमारा प्रश्न क्या था कि जो शब्द का आकार है, जो शब्द का आकार है वो शब्द में रहेगा कि शब्द अलग रहेगा और शब्द का आकार अलग हो जाएगा? शब्द में रहेगा। शब्द में रहेगा। ये तो क्लियर है सबको कि जिसका जो आकार है वो उसमें ही रहेगा। चलिए आप इसको और हम स्पष्ट कर सकते हैं दर्पण के उदाहरण से, कि दर्पण की तरह ही समझ लो ज्ञान को समझने के लिए। तो दर्पण कैसा निर्मल है ना, स्वच्छ है। तो आप दर्पण के आगे खड़े हो गए और जो आपकी झलक दर्पण में पड़ रही है, जो आपकी झलक यानी चेहरा झलक रहा है, आपका बॉडी झलक रहा है उसके अंदर, जो आपका बॉडी झलक रहा है और आप दर्पण में देख करके मेकअप करते हो, तो आप जो दर्पण में आपकी झलक आ रही है उस पे मेकअप करते हो या अपने चेहरे पे करते हो? तो इसका मतलब क्या हो गया? इतना स्पष्ट आपको उस समय है कि मेरा आकार मुझ में है, मेरे से मतलब अभी शरीर है, तो शरीर का आकार शरीर में है, और ये जो शरीर की झलक दर्पण में पड़ी है ये शरीर की झलक है, परंतु ये शरीर का आकार नहीं है। अगर आपने उसे शरीर का आकार माना होता तो फिर आप वहां पे मेकअप करते कि मुझे शरीर पे मेकअप करना है तो मैं वहां कर लूं, परंतु आपको पता है वो झलक है और उस झलक में ये आकार जहां शरीर है वहीं शरीर का आकार होता है। ऐसे जहां शब्द है, शब्द का आकार किसमें है? शब्द में है। शब्द का आकार शब्द में है, इसलिए जो झलका है वो शब्द का आकार नहीं है, वो शब्द का आकार नहीं है। शब्द का आकार किसमें है? शब्द में है। जैसे आपके शरीर का आकार शरीर में है और आपकी झलक कहाँ पड़ गई? दर्पण में पड़ गई। तो कितना क्लियर है आपको बाहर में ये साइंस। ऐसे अंदर में ज्ञान का दर्पण है और शब्द की झलक अगर उसमें पड़ रही है, शब्द का जो आकार उसमें पड़ रहा है, तो वो शब्द का आकार नहीं है। वो शब्द का आकार तो शब्द में ही है, वो शब्द का आकार नहीं है। इतना पहले निर्णय हो जाए। शब्द का आकार किसमें है? शब्द में है। जैसे शब्द ने प्रवेश नहीं किया, ऐसे शब्द के आकार ने भी उसके अंदर प्रवेश नहीं किया। जैसे दर्पण में आपका शरीर प्रविष्ट नहीं हुआ, इसलिए आपके शरीर का आकार भी उसके अंदर प्रविष्ट नहीं हुआ। शरीर का आकार शरीर में है, शब्द का आकार शब्द में है। अभी इतना चिंतन रखते हैं नंबर 1 का, क्योंकि नंबर 2 पे जाएंगे तो नंबर 1 वाला आपको क्लियर होने वाला है। नंबर 2 पे था कि क्या शब्द जैसा आकार है? क्या वह शब्द जैसा आकार है? इसमें ना किसने लिखा सोचा है? ना वाला ऑप्शन किसने सोचा है? पहले उनको ले लेते हैं। शब्द जैसा आकार है। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो शरीर का आकार, आपके शरीर का आकार तो आपके शरीर में है, पर सामने जो झलक आई है वो आपके शरीर जैसी है ना। जैसा आपका शरीर का आकार है वैसी है। तो इसमें कोई ना वाले हैं, ना वाले चिंतन है इसमें कि क्या वह शब्द जैसा आकार है या नहीं। जो ज्ञान में शब्द जानने में आया वो शब्द का आकार तो नहीं है, ये तो पक्की बात समझ आ रही है, परंतु वो जो भी कोई आकार है वो शब्द जैसा है कि नहीं? जिसका जो आकार है, जिसका जो प्रतिमा उसकी जैसी। हाँ, उसका जैसा है। देखिए शब्द का आकार और शब्द जैसा आकार में अंतर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। शब्द का आकार अलग चीज है, शब्द का आकार शब्द में है, और शब्द जैसा आकार
जैसा शब्द है वैसा आकार, जैसा आपका शरीर है वैसा ही आकार, वैसा ही प्रतिबिंब कहाँ झलका है, दर्पण में झलका है। ऐसे ज्ञान दर्पण समझ लीजिए, ऐसे ज्ञान दर्पण समझ लीजिए। तो नंबर 2 पे हाँ कहनी है सबने, या किसी ने ना भी कहनी हो सकती है? कोई ना भी कह सकता है इसके लिए कि शब्द जैसा आकार है मगर शब्द का नहीं है। जो झलका है, जो रिफ्लेक्शन है, वो शब्द जैसा आकार है परंतु वो किसका नहीं है? शब्द का नहीं, क्योंकि शब्द का आकार किसमें है? शब्द में है। शब्द का आकार किसमें है? शब्द में है। नंबर 3 पे चले। नंबर 3 वाली ऑप्शन, क्योंकि नीचे नीचे जाएंगे, आगे आगे जाएंगे, पीछे पीछे का क्लियर होता जाएगा आपको। जैसे नंबर 1 की क्लैरिटी नंबर 2 ने दे दी कि वो शब्द जैसा क्या है? आकार है, पर शब्द का आकार वो नहीं है। और नंबर 3 बहुत सूक्ष्म है, और इसको यदि आपने निर्णय कर लिया, मान लिया, अपने अंदर से हकार आ गया आपको नंबर 3 पे कि जो शब्द जैसा आकार है क्या वह ज्ञान का आकार है? महाराज जी हम ट्राई करें। हाँ जी बोलिए। महाराज जी अभी आपने कहा कि ज्ञान का भी अपना आकार है और ज्ञान कभी मतलब अपना स्वरूप नहीं छोड़ता है, ना कुछ उसमें अंदर आता है, तो फिर ये ज्ञान का आकार नहीं हो सकता है। ये ज्ञान का आकार नहीं है, वो शब्द का आकार नहीं है, तो फिर हमें चिंतन करना पड़ेगा वो चीज क्या है। हम एक ट्राई करें। हाँ जी, कौन बोलना चाह रहे हैं? और मैं बताऊँ महाराज जी? निशा। हाँ निशा बोलो। हाँ मत्तीर मंदावी महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी दर्पण में अगर हम अपना शक्ल देख रहे हैं तो उसमें शक्ल जैसा आकार दिख रहा है, पर दर्पण तो जो है वो वैसा ही रहेगा। तो फिर वो किसका आकार है निशा? वो किसका आकार है? तो फिर ये ज्ञान का ही ज्ञान का महाराज जी, ज्ञान उस आकार रूप नहीं हो गया। हाँ 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 हाँ। किस आकार रूप नहीं हो गया ज्ञान? शब्द जैसा आकार जो पड़ रहा है, ज्ञान उस आकार रूप भी नहीं हुआ। हाँ, मतलब ज्ञान जो है वो ज्ञान जो है, अब देख लीजिए दर्पण में चले जाते हैं हम, दर्पण वाला पहले क्लियर कर लेते हैं। नंबर 3 वाला ऑप्शन हम क्लियर कर रहे हैं। नंबर 3 पे क्या? नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है हमें। शब्द का आकार शब्द में है, शब्द जैसा आकार बना है कहाँ पर? उस ज्ञान में। अब देखिए दर्पण का आकार या दर्पण में जो दिखाई दे रहा है, जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हैं, आपकी झलक, आपका रिफ्लेक्शन दर्पण में पड़ा, आपका यानी शरीर का आकार शरीर में है और आपके शरीर जैसा आकार वहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अब वो किसका आकार है? यदि शरीर का तो आकार है नहीं, वो शरीर का वो आकार नहीं है, तो क्या वो दर्पण का आकार है क्या? हाँ जी महाराज जी, दर्पण का ही है आकार है। हाँ महाराज जी को हाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है। हाँ जी, तो दर्पण का आकार है ये हाँ वाले। महाराज जी हाँ जी मैं बताऊं महाराज जी वो दर्पण की उस एक समय की अवस्था कह सकते हैं कि उस समय दिखाई दे रहा है। हाँ। वो शरीर, वो शक्ल हटते ही दर्पण जैसा है वो वैसा ही रहेगा। बिल्कुल, तो फिर वो तब भी तो निशा दर्पण ऐसा की ऐसा ही है, क्योंकि वो तो उसकी एक समय की अवस्था बनी है ना। शरीर सामने आया मान लो, तो वो उसकी एक समय की अवस्था बनी। ऐसा तुम कहना चाहती है? एक समय की हो, 1 घंटे की भी हो सकती है, जितनी देर आप दर्पण के सामने खड़े हैं। दर्पण उस समय में दर्पण जैसा है वो वैसा ही रहेगा। दर्पण तो जैसा है वैसा ही है, पर दर्पण में जो अवस्था, दर्पण की जो अवस्था है वो किसके जैसी हुई है? किसके जैसी? जैसी शब्द महत्वपूर्ण है। वो दर्पण की अवस्था सामने वाले, जैसे शरीर है तो शरीर जैसी अवस्था किसकी हो गई है? उस दर्पण की हुई है ना। दर्पण तो दर्पण में ही है, बिल्कुल क्लियर है। दर्पण दर्पण में ही है, पर वो दर्पण स्वच्छ होने से और सामने आप खड़े होने से आपकी अवस्था आपके अंदर है, पर दर्पण के अंदर जो आकार बना है वो आपका आकार नहीं है, आपने पक्का कर दिया।
वो शब्द का आकार नहीं है, वो शब्द जैसा आकार है, दिखाई दे रहा है शब्द जैसा आकार। और जब वो शब्द का नहीं है आकार, तो किसी चीज का तो आकार बना है ना, वो प्रतिबिंब किसी चीज का तो बना है। तो वो दर्पण का प्रतिबिंब है कि नहीं है, यानी वो दर्पण का आकार है या नहीं है, वो दर्पण की अवस्था, वो दर्पण की अवस्था है या आपके शरीर की अवस्था है? दर्पण की अवस्था है ना, शरीर की अवस्था है। ये तो अभी एक समय दो समय छोड़ दीजिए आप, ये शरीर की अवस्था है कि दर्पण की अवस्था है? दर्पण की अवस्था। ये सबको क्लियर हो रहा है कि ये दर्पण की अवस्था है? चलिए उदाहरण ले लेते हैं इसके लिए। कभी आप नदी किनारे बैठे होंगे और कभी अपने बच्चे के साथ बैठे होंगे मान लो, तो रात का समय है, पूर्णमासी का समय है और चंद्रमा की झलक नदी में पड़ रही है, चंद्रमा की झलक नदी में पड़ रही है। तो अब क्या हुआ? बच्चा आपका बोलता है कि मम्मा ये देखो चंद्रमा, पर आप क्या जानते हैं? आप जानते ये चंद्रमा नहीं है, ये चंद्रमा नहीं है। ये किसका आकार है? ये नदी में ही पानी का आकार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जिन्होंने भी जवाब दिया कि ये नदी का यानी पानी का आकार है, ये पानी का आकार है, चंद्रमा का भी आकार नहीं। चंद्रमा का आकार तो चंद्रमा में है, जैसे शब्द का आकार शब्द में था, ऐसे चंद्रमा का आकार चंद्रमा में है। चंद्रमा की तो सिर्फ यहाँ क्या पड़ी है? पानी में झलक पड़ी है। और जो चंद्रमा जैसा आकार बना, जैसा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा जैसा आकार बना, उस बच्चे को चंद्रमा दिख रहा है, परंतु आपको ये पता है चंद्रमा यहाँ नहीं है। आप जानते ये पानी का आकार है, मानते हो ना आप? ये किसका आकार है? ये पानी का आकार है। वो चंद्रमा का आकार नहीं, किसका आकार है? पानी का। दिखाई कौन दे रहा है उसमें? चंद्रमा जैसा आकार दिखाई दे रहा है, चंद्रमा की झलक पड़ रही है। पर जिसकी झलक पड़ रही है वो नहीं है, जहाँ झलक पड़ रही उसका वो आकार है, पानी का वो आकार है। वो आकार चंद्रमा का नहीं है। किसका आकार है? वो पानी का आकार है। इस तीसरी बात को समझने के लिए आप जितना टाइम देंगे उतना आपको इसके प्रयोग से समझ आ जाएगा। प्रयोग से समझ आ जाएगा कि शब्द जो जानने में आ रहे हैं वो शब्द ज्ञान में आए नहीं, शब्द का आकार भी ज्ञान में आया नहीं। शब्द का जो प्रतिबिंब पड़ा है ज्ञान में, वो किसका आकार है? वो किसका आकार है? वो किसका आकार है? वो ज्ञान का आकार है। यानी जो ज्ञान की अवस्था है वो उसका आकार है। आरूपी का भी आकार होता है, आकार होता है, तो आपको अब क्लियर हो गया। उसका रंग गंध रस स्पर्श नहीं होते, परंतु आकार तो होता है। इसलिए ज्ञान का भी आकार है। ज्ञान का आकार किसके जैसा हुआ है? उस समय उस शब्द जैसा हुआ है, शब्द जैसा हुआ है, पर शब्द का नहीं है। शब्द जैसा हुआ है पर शब्द का नहीं है। चंद्रमा जैसा आकार पानी में झलक रहा है, पर पानी में चंद्रमा नहीं है, ये आप जानते हैं। चंद्रमा का आकार चंद्रमा में है, ये जानते हैं। वो बच्चा अबोध है तो वो बोलता है कि मम्मा ये चंद्रमा है, पर आप जानते हो कि ये चंद्रमा नहीं है। ये किसका आकार है? ये पानी का आकार है। ऐसे ही अब ये किसका आकार हुआ? ज्ञान का आकार। फिर से चलते हैं हम, इसी बात पे हमें ज्यादा टाइम लगने वाला है। पहले 2 पॉइंट हमारे ठोस हो जाएंगे तो तीसरा पॉइंट समझने में बहुत इजी हो जाएगा कि जो शब्द जहाँ जानने में आया है वो शब्द का आकार नहीं, वो शब्द नहीं, वो शब्द जैसा आकार है। जहाँ ये जानने में आ रहा है वो उसका आकार है। कहाँ जानने में आ रहा है? ज्ञान में जानने में आ रहा है। तो ये आकार किसका बना है? ज्ञान का आकार बना है। जैसे वो दर्पण का आकार बना, वो नदी के पानी का आकार बना, ऐसे ही किसका आकार बना? ज्ञान का आकार बना। और नदी के
चंद्रमा जैसा जो आकार दिख रहा है उसमें चंद्रमा नहीं है तो उसमें पानी तो है। दर्पण में आप नहीं हो, आपका आकार नहीं है तो वो दर्पण ही तो है। ऐसे ज्ञान में शब्द नहीं आया, शब्द का आकार नहीं आया, शब्द जैसा आकार हुआ वो आकार किसका है, उसमें है कौन, उसमें ज्ञान है। वो किसका आकार है, वो ज्ञान का आकार है। और तब नंबर 4 पता लगेगा वो ज्ञान ही है। वो क्या है, वो ज्ञान ही है। ये बात इतनी सूक्ष्म है पर इतना यदि पकड़ में आ गया तो ये ज्ञान का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। ये आत्मा के अनुभव की तैयारियां हैं। ये ज्ञान का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। प्रकट से अप्रकट की ओर आना है। और इसको तो अभी हमने तो कहते हैं ना, एक अभी परिचय के रूप में इसे जाना, अभी गहराई से हमने नहीं जाना। इसलिए आपने जब तक हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट ना हो तब तक आपने बारंबार ये जो 4 ऑप्शन हैं उसको अलग अलग उदाहरण लेके चिंतन कर करके देखना। आपके पास है चंद्रमा का उदाहरण, आपके पास है दर्पण का उदाहरण, फिर आपने घटित कर देना शब्द का उदाहरण कि शब्द जानने में आ रहे मतलब क्या हो रहा है। ये तीसरा स्टेप चल रहा है ना हमारा। शब्द जानने में आ रहे यानी क्या हो रहा है, शब्द जानने में आ रहे यानी शब्द अंदर आए नहीं, शब्द का आकार अंदर आया नहीं। यहाँ पे शब्द जैसा आकार बना, यहाँ पर कौन है जहाँ आकार बना, वहाँ पे ज्ञान है। तो इस शब्द के आकार में कौन रहा हुआ है, वो ज्ञान ही रहा हुआ है। ये जो शब्द जैसा आकार यहाँ पड़ा है वो ज्ञान का ही आकार है और वो ज्ञान ही है, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पे और कुछ है ही नहीं। चाहे आपको थोड़ा अभी टफ लगेगा, मुश्किल लगेगा, परंतु समझना तो सबको है और इससे इजी और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए इसी को इजी बनाने के लिए आपने बार बार सुन के इसको इजी बनाना है और अपने से समझने का इसको प्रयास करना है। और भी आगे हम इसको अच्छे से सूक्ष्मता से जानेंगे और ये अनुभव हमें कैसे हो सकता है, उसकी जो विधि है वो भेद विज्ञान है, वो जो कला है वो भेद विज्ञान है, जो हम आगे फिर इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक पहले का पाठ हमारा अच्छे से पक्का होना बहुत जरूरी है। भले अभी किसी को कुछ भी नहीं समझ आया हो तो भी कोई बात नहीं, इसको सुन करके जितना भी समझ आएगा, जो नहीं भी समझ आएगा हम इसको घोटने वाले हैं। बारंबार उदाहरणों से, प्रयोग से हम इसे घोटेंगे और इसको कैसे ज्ञान तक पहुंचाना, ज्ञान का अनुभव करना। और जो भगवान महावीर जी की वाणी का रहस्य है, जो अध्यात्म का सार भगवान ने आगम में बता दिया है कि आत्मा से आत्मा ही कैसे जानने में आता है, ज्ञान से ज्ञान का अनुभव कैसे प्रति समय हो रहा है, वो भी हम सबको अवश्य समझ आएगा। इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर है। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा